सर चाइना के लिए आप कैसे सडनली सर यू वांटेड टू गो टू चाइना एंड लर्न मार्शल आर्ट्स, जितना मैंने बाकी पॉडकास्ट वगैरह में देखे हैं सर। हाँ, तो मतलब कहानी तो मैं पहले सुना चुका हूँ, पर फिर यार तो ऐसा रहता है ना कि अपने कई सारे सपने रहते हैं ज़िंदगी के, और बचपन में तो पेरेंट्स बोलते हैं अपने सपने को पूरा करो, और जब बड़े होते हैं तो फिर वही पेरेंट्स बोलते हैं साले डॉक्टर और इंजीनियर बन जाओ, सपने के तेल लेने है ना, कि बेवकूफ़ी वाली बातें ना करो। तो पर समहाउ ना ये जो मेरे बचपन के सपने थे मेरे दिमाग में बड़े बैठे रहे हमेशा से। मैं बचपन में कॉमिक्स से बहुत पढ़ता था, फ्लैश गॉर्डन, गार्थ और फैंटम। पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ी है केवल कॉमिक्स से? फैंटम यस सर, टार्जन पढ़ी थी, फैंटम पढ़ी थी। तो जैसे फ्लैश गॉर्डन है, वो पूरे अलग अलग ग्रहों की यात्रा, मतलब साइंस फिक्शन का वो था बिल्कुल एपिटोम है। इलॉन मस्क वाज हाईली इंस्पायर्ड बाय फ्लैश गॉर्डन और उसकी एक्सप्लॉइट्स। तो वहीं से उसका पूरा वो आया था। फिर फाउंडेशन सीरीज़ एक आइजैक एजिमोव की, वो तो हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी, इफ़ यू गाइज हैव नॉट रेड इट यू मस्ट रीड दैट बुक। खैर एनीवेज, तो मेरी फैंटेसी हमेशा शुरू से रहती थी ऐसी अलग अलग जगह रहने की और कुछ करने की। और फिर अब बचपन में एक हिमगिरी का वीर प्रोग्राम आता था, वो तब जब मैं 6th क्लास में था, बहुत ही छोटा, 94 में 12th करी थी, तो 6th क्लास में 88 वगैरह में कुछ। तो वहाँ एक ही एपिसोड देखा क्योंकि आता था, हम बहुत ही रिमोट जगह में रहते थे, तो वहाँ पे एक ब्लैक एंड वाइट वो प्रोग्राम देखा था कि एक वो कोई शाओलिन मंक टाइप का बंदा, एक पोटली टंगा रखी है उसने, वो जा रहा है भाई अकेला जंगल में, गुंडे लुटेरे मिल गए, उनको मारपीट करके तलवार तलूर से मारा। फिर एक सराय में एक लड़की मिल गई, लड़की को उससे प्यार हो गया, पर फिर वो लड़की को भी छोड़ के आगे चला गया, कहीं गुफाओं में सो रहा है, कोई चिंता नहीं। मतलब बचपन का जो इंप्रेशनेबल माइंड होता है, तो ऐसी यार क्या हसीन ज़िंदगी है कि आप इतने कॉम्पिटेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, कोई नो केयर इन द वर्ल्ड एंड अ फैंटास्टिक लाइफ। फिर ब्रूसली की पिक्चर, फिर जेटली की एक हीरो है, पता नहीं देखी है कि नहीं देखी है ना, तो मतलब मेरे को ज़िंदगी बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी यार। और उसका एक स्पिरिचुअल कॉनोटेशन भी है उस ज़िंदगी का, क्योंकि मार्शल आर्ट्स वाज नेवर फॉर ऑफेंस, है ना। शाओलिन वाज स्टार्टेड बाय बोधि धर्म। वो जो अपने यहाँ केरल से ही गए थे, और वहाँ पे उन्होंने जो शाओलिन मोनेस्ट्री, जब मैं चाइना में था तो हम शाओलिन भी गए थे। शाओलिन एक विलेज का नाम है, तो उसने उस मोनेस्ट्री को वहाँ इस्टेब्लिश किया था, तो इसीलिए वो शाओलिन मार्शल आर्ट्स, तो इसीलिए इन जनरल वो शाओलिन है, वो एक गाँव के नाम से आया है। तो जब मैं आखिरी असम में पोस्टेड था आखिरी टाइम में, तो और मैं बिल्कुल फ़ौज छोड़नी थी, काफ़ी जद्दोजहद चल रही थी कि क्या करना है ज़िंदगी में, और कुछ था नहीं, तब नया नया इंटरनेट कैफ़े खुला था वहाँ पे। अब मैंने सोचा यार चलो वहाँ जाके बैठते हैं, क्या करूँ आप सब, तब तो फेसबुक भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऑर्कुट हुआ करता था तब एक चीज़, उसमें मेरा अकाउंट था नहीं, और करना भी क्या था, शादी तो हो चुकी थी, साले ऑर्कुट पे करते क्या थे लोग लड़कियाँ ढूंढा करते थे तो मेल आईडी तक नहीं थी यार, मतलब क्या करना वहाँ जाके। तो फिर मेरे को एक दिमाग में आया, तो मैंने वहीं पे कभी कभी जब लाइट आती थी, तो मैंने लाइट में वो फिर से वो जेटली की एक मूवी आई थी, और उसके बाद 36 चेंबर ऑफ शाओलिन टेम्पल। तो देखिए यार मेरे को लगा यार ये, मैंने इंटरनेट पे कुछ करने को था, मैं सोचा चलो यार जाके सर्च मारते हैं ये ऐसा ना कुछ, कि क्या है ये। वहाँ पे जाके एक मार्शल आर्ट स्कूल सर्च मारा, तो एक मिला वहाँ पे, तो उसके करीब 300-400 स्टूडेंट्स के जो टेस्टिमोनियल्स, मैंने सारे टेस्टिमोनियल्स पढ़े, क्योंकि मेरे को एक इतना फैसिनेशन था, वहाँ प्रॉपर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग होती थी। मैंने बोला यार ये भी गजब काम है यार, मतलब क्या ज़िंदगी बिताई इन लोगों ने, अब ट्रेनिंग कर रहे हैं, पता नहीं, मतलब एक हिंदुस्तानी के लिए तो ऐसा रिडिकुलस ख्याल है ना, यहाँ तो सर्वाइवल की लड़ाई है, साला फौज छोड़ रहे हैं, नौकरी करेंगे, मार्शल आर्ट करेंगे, जो कुछ भी है। पर मैंने बोला कोई नहीं, लगे रहो आप। मतलब मेरे को उसको पढ़ के इतना खुशी मिलती थी उन लोगों के एक्सपीरियंस की, मैं पढ़ता रहता था। फिर मैं वहाँ से सूडान चला गया, और वहाँ पे वे काफ़ी अच्छी थी, और मतलब 8-9 महीने में मतलब मेरे पास इतने पैसे हो गए थे कि मैं अगले 3 साल बिना काम करे निकाल देता। तो फिर वही चुल हुई कि यार ये काम करने के लिए फौज छोड़ी थी क्या, मतलब पैसे तो अच्छे आ रहे हैं, पर ये तो इससे वो तो मुद्दा था नहीं ज़िंदगी में, और बड़ा था कि सब पैशन फॉलो करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने बड़े आधे मन से, और मतलब तब वीना ने भी घर पैक किया, शिफ्ट किया ही किया था, कुछ ही महीने हम लोग साथ रहे थे, और काम करते भी 9 ही महीने हुए थे, ऐसा भी नहीं कि 3-4 साल हो गए हों, 9 ही महीने हुए थे काम करते हुए। और अब क्योंकि पैसों की मतलब मेरी 2 प्रॉब्लम है कि जो 2 मेजर मोटिवेशन है ना लोगों के काम करने के, वो मेरे नहीं है। और वो 2 मेजर मोटिवेशन है, एक पैसा और दूसरा पब्लिसिटी, है ना साला मेरे को पैसे की चाहत है और ना पब्लिसिटी की चाहत है। तो जब इतना पैसा हो गया कि 3 साल निकल जाते, तो मेरे को यार काम करने की इच्छा ही नहीं थी। मतलब वो काम पैशन तो था नहीं, वो ठीक है, वो काम इंटरेस्टिंग था, आप अच्छी जगह पे हो, आपको पैसा मिल रहा है, पर होगी ज़रूरत 3 साल की पूरी अब। पर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी, क्योंकि क्वालिफिकेशन कुछ है नहीं आपकी, आप 12वीं पास एनडीए के 2nd क्लास बीए हो, और मुश्किल के 1st क्लास 12वीं पास करिए है ना। तो काम मिलना नहीं था दोबारा, ये भी पक्की बात थी कि बाहर तो रैट रेस है भाई।
आप सबैटिकल आप बाहर ही लेते रहो, यहाँ पे सबैटिकल ले रहे हो तो आप सबैटिकल पे ही रहो, वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात भी बड़ी क्लियर थी कि नौकरी नहीं मिलेगी दोबारा। फिर वो बड़ी बड़ी बातें की है ना कि आपको ड्रीम्स पूरे करने, पैशन पूरे करने। मैंने बोला यार एस्केप है। मैंने उनको मेल लिखी ये सोच के कि वो रिजेक्ट कर देंगे कि वैकेंसी नहीं है, अपना भी हो जाएगा यार, अपन ने कोशिश तो किया था यार, और हुआ ही नहीं तो ठीक है। सालों की 2 दिन के बाद मेल आ गई, यू आर मोस्ट वेलकम, टेल अस व्हेन यू आर कमिंग। मैंने बोला लो अब तो लग गई, अब क्या करें। तो फिर बड़ी आपको लगा शायद पैरा प्रोविजन टाइप होगा। 1-2 बार तो मेल आके निकल जाएगी। हाँ यार कि मतलब चलो उन्होंने मना कर दिया, हमने कोशिश तो करी थी अपने सपने पूरे करने की, पर हुई नहीं सपने पूरे। पर वो एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि फेस सेविंग अपने कॉन्शियस के लिए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर बोला कि आप आ जाइए, कब आ रहे हो। तो बड़ी मतलब समस्या थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, नौकरी छोड़ते हैं, आगे की आगे देखी जाएगी। और हम मानना पड़ेगा सर, मैम ने भी आपको सपोर्ट करते रहे। अरे सपोर्ट क्या करती रही, मैंने सोचा मैं अकेले जाऊँगा। तो उसने बोला तू अकेले जाएगा मतलब मैं क्या करूँगी यहाँ पे, कि फ़ौज में तो पूरे टाइम हम अलग अलग थे। उसके बाद सूडान में भी आधे टाइम अकेले था, वो भी आई थी घर वर पूरा पैक करके। और चाइना फिर मैं 1 साल के लिए जा रहा था। बोला ये क्या, उसने बोला कि मैं भी साथ चलूँगी। मैंने बोला तू क्या करेगी साथ चल के, क्योंकि वो हिंदुस्तान में तो महिलाओं का क्या यार, फिटनेस के नाम पे वॉक करती हैं और बाकी कुछ है नहीं। और वहाँ पे तो जुम्बा, हाँ जुम्बा वुम्बा वो भी नहीं, नाम में कुछ था ही नहीं ना, जिम में कुछ नहीं था, झंडू जिंदगी थी बिल्कुल ही। तूने देखा होगा शायद है ना, पहले तो और ही कुछ नहीं था। अभी तो जिम में अच्छा बन गया, पहले वो भी कुछ नहीं होता था, कोई शहर के नाम पे कुछ नहीं, कोई सोशल लाइफ नहीं। तो मैं पूरी ज़िंदगी में फ़ौजी क्लब नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी पहले जब मैं इन्फेंट्री बटालियन में था तो वहाँ जाने नहीं दिया। नहीं पहले कपवाड़ा और फिर जोशीमठ, तो वो तो फील्ड स्टेशन थे। उसके बाद मैंने प्रोबेशन करके सूरनकोट, फिर नाहन, फिर एसएफटीएस में पोस्टिंग हो गई। वहाँ पे मैं आर्मी की एडवेंचर टीम में चला गया था, एक्सपीडिशन में, आर्मी एडवेंचर विंग के लिए एसएफटीएस के टाइम में पूरा एक्सपीडिशन करता रहा। वापस 1 पैरा असम राइफल और फौज। मेरे को पता ही नहीं फौज की सिविल मतलब वो नॉर्मल लाइफ क्या होती है। एक भी क्लब मैंने नहीं देखा है। वाईओस के टाइम डीएसओआई में गया था बस में, और मैंने कुछ नहीं, क्या होता है एसओआई होता है, कुछ आरएसआई होता है, क्या होता है भाई अपन को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं देखा, क्या रहने गई। तो उसने बोला मैं भी साथ चलूँगी। मैंने तो अपना खर्चा गिना था, 1+1 हो गया यहाँ पे तो डबल भी खर्चा। चलो खर्चा तो सेकेंडरी था, कोई जब तक बैंक में पैसे थे 3 साल के तब तक तो बड़ा साला क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो खैर हम दोनों पहुँच गए चाइना। मैम भी सीखने के लिए गए? हाँ भाई, वो भी पूरा 1 साल रही मेरे साथ वहाँ पे। वो क्लासेस भी अटेंड किए? पूरी क्लासेस अटेंड करी उसने। मैं वाइफ को कन्विंस करना पड़ेगा। नहीं बट दैट मतलब अब लोगों ने दैट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर लाइफ्स। मतलब एक ऐसी बेबाक ज़िंदगी जहाँ आपको कोई टेंशन नहीं है, जहाँ आपको पैसों की चिंता नहीं है, जहाँ दुनिया के कमीनेपन से आप बहुत दूर हो। सुबह से शाम ट्रेनिंग कर रहे हो। रॉकी 3 या रॉकी 4 है ना, जिसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन जाता है बर्फ़ में ट्रेनिंग करने, लगा पड़ा हुआ है। मेरा बड़ा फैसिनेशन था यार, ऐसी ट्रेनिंग हो और कुछ लेना देना नहीं हो दुनिया से। और वहाँ पे पूरे मतलब द स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, जापान, अमेरिका के बहुत सारे थे। तो मतलब इतनी एक्लेक्टिक गैदरिंग थी वो। शाम को 5:30 बजे खाना हो जाता था वहाँ पे, और उसके बाद सारी बातों का दौर चल रहा है। दुनिया भर के दोस्त बने जो आज तक हमारे दोस्त हैं। हाउ मेनी पीपल कोर्स में सर? या सर्दियों के टाइम तो करीब 30 ही बचते थे या 20-30 बचते थे। गर्मियों में कुछ 80 के करीब हो जाते थे, क्योंकि बहुत लोग आते थे। और हर कोई 1 साल के लिए आता है सर? नहीं, आपको 1 महीने आना है, 1 महीने 4 महीने, आपकी इच्छा है जितना टाइम रहना है। हम तो 1 साल के लिए गए थे, बाकी आपको कुछ लोग 15 दिन के लिए भी आते थे ऐसे एक्सपीरियंस करने के लिए। जैसे हैं सर? नहीं, वो प्रॉपर डॉर्मेटरी टाइप है, वो केवल मार्शल आर्ट सिखाते हैं वो लोग। तो अब आश्रम मेरे को पता नहीं मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में, पर वहाँ पे तो प्रॉपर नहीं स्पिरिचुअल वाला कुछ नहीं है। ताइची जरूर कराते हैं वो लोग सुबह, वो ऑप्शनल होता था, पर मैं अकेला सर्दियों में करता था। क्या है सर ताइची? ताइची वो देखा होगा ना कि अच्छा तेरे को पता नहीं ताइची क्या होता है? चलो ठीक, वो नहीं दिखाते पिक्चरों में ऐसे धीरे धीरे चौं 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 हल्का सा म्यूजिक चलता रहता है और ऐसे वो धीरे। जनरली लोग सोचते हैं बुड्ढों के लिए है कि साला कुछ कर ही नहीं रहे, बट ताइची इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स। मोस्ट डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट अगर कोई है तो ताइची है। क्योंकि वो जो जितने भी किसी भी चीज़ को तुम आराम से कर रहे हो, तेज़ कर रहे हो, तो उसमें कोई एफर्ट नहीं लग रहा, पर जब तुम किसी चीज़ को डेलिबरेटली कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। अगर तुम ऐसे स्लो रनिंग करना की कोशिश कर ले तो तेरी पूरे पैर भर जाएंगे। स्पेशली लाइक किक्स वगैरह तो आई कैन इमेजिन कि हाँ, किक्स तो हर किसी में है, धीरे धीरे अगर करोगे तो। पर जैसे ताइची में जो फॉर्म शुरू होता है तो आप अपने यू बेंड योर नीज
और जब तक फॉर्म आपका 5 मिनट तक खत्म नहीं हो, आपके नीज बेंड ही हैं, वो स्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, तो अगर तू केवल खड़ा भी होगा नीज बेंड करके तो बहुत एफर्ट लगता है, और उसमें तो बहुत अलग अलग स्टांस होते हैं, तो एक एक मसल ग्रुप आपका इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और फिर उसके बाद व्हेन यू कंबाइन इट विद पावर तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव ताई ची। पर उसका ये मतलब उसके लिए बहुत डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए उसको सीखने के लिए। तो सर्दियों में तो मैं अकेले सीखता था, कोई और आता नहीं था, क्योंकि सुबह 5:30 बजे क्लास होती थी, 6 बजे सुबह क्लास होती थी, तो वहाँ 2-2.5 घंटे 2-2 फीट की बर्फ़ गिर जाती थी सर्दियों में। तो जो स्टूडेंट्स होते थे उन्हीं को बर्फ़ साफ़ करनी होती थी, उसके बाद क्लास होती थी, तो हमारा वार्म अप होता था। तो सुबह जब मैं 5:30 बजे क्लास के लिए जाता था तो पहले मैं 100 मीटर की बर्फ़ खुद साफ़ करता था। 100 मीटर की? हाँ, उसमें पूरा रास्ता बनाना, उसके बाद क्लास होती थी, और मैं अकेले ही होता था क्लास अटेंड करने के लिए, और शिवू केवल मेरे को सिखाने आया करते थे वहाँ पर। तो वो मतलब इट वॉज़ अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। लोगों ने सोचा कि मैं आके कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और ये और वो SF का हूँ, मार्शल आर्ट सीख कर आया हूँ, तो मैं ऐसा कुछ शुरू करूँगा, पर ऐसा मेरा कोई विचार था ही नहीं कभी बिल्कुल कि मैं कुछ ऐसा, इसको क्या लोग ROI बोलते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि भाई साहब क्या मिला, आपने 15 लाख रुपए खर्च करे वहाँ जाके, किस लिए करे? मतलब ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप केवल एक्सपीरियंस लेने चले गए। साहब इंडिया में थोड़ी ऐसा होता है, एक्सपीरियंस ले लिया आपने, है ना, ये क्या है एक्सपीरियंस? तो हमने एक्सपीरियंस लेके हम आ गए। पर जो लोग बात को समझते नहीं हैं कि वो ये है, किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि नॉट एवरीथिंग दैट काउंट्स इन लाइफ कैन बी काउंटेड, है ना। जो हम कमा रहे हैं वो केवल पैसे नहीं कमा रहे हैं, हम एक्सपीरियंसेस कमा रहे हैं, हम इमोशंस कमा रहे हैं, हम यारी दोस्ती कमा रहे हैं, हम अपने आप को बहुत सशक्त बना रहे हैं अंदर से। और लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जब आप बिना लाग लगन की कोई चीज़ करते हो तो उसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप बिना लाग लगन के संबंध बना रहे हो तो उसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब उससे मेरे को क्या मिला वो करके, कि एक तो पैसे तो मुझे कुछ नहीं मिले। मैंने उस ज़माने में जब डॉलर की कीमत 42 होती थी तब मैंने 15 लाख रुपए खर्च करे। अभी तो 84 है, अभी मतलब उसका तुम डबल लगा लो सर। तो उसके मतलब ये जो हम बोलते हैं ना कि यार परसू योर ड्रीम्स, अंग्रेजी तो आपने बोल दी, उससे मिल क्या रहा है अगर कुछ नहीं हुआ। तो मेरे को उसको जाके पता चला कि यार क्या मिलता है। और दुनिया की मेरा हमेशा से एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहा है कि मेजॉरिटी इज़ रॉन्ग इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। तो जहाँ लोग ये बोलते हैं ना कि यार सब लोग ये करते हैं तू क्यों नहीं कर रहा, तो जहाँ मैंने ये सुना कि सब लोग कर रहे हैं और मैं डिलेमा में करूँ कि नहीं करूँ, बस मैं 180 डिग्री ऑपोजिट रहता हूँ कि मैं तो नहीं करूँगा। अब तो क्लियर हो गया। लॉजिक बाद में ढूंढेंगे कि क्या करना नहीं करना, डिसीजन हो चुका है कि मैं नहीं करूँगा क्योंकि सब कर रहे हैं ये काम। तो मैं इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ कि मेजॉरिटी इज़ इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इज़ रॉन्ग, एंड देन मतलब लाइफ विल बी डिफिकल्ट बट इट वुड बी अ राइट डिसीजन। तो उससे मेरे को यकीन हुआ कि यार सपनों को परसू करना बहुत ज़रूरी है। उससे भले ही रिटर्न्स उस तरीके से नहीं मिलें जैसे दुनिया सोच रही है, बट दैट मेड मी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। पहले भी मैंने बोला है कि मुझे बुराई से सख्त नफरत है। जैसे हम जब बाहर जाते हैं, कोई गुंडे मवाली आ गए आपके सामने, बीवी बच्चे आपके साथ हैं और हैं, वो आप हाथ जोड़ लोगे कि यार चाकू निकाल ले किसी ने, यार तू मेरा वॉलेट ले ले, तू ले ले, अगर आप में कॉम्पिटेंसी नहीं है। अभी तो SF में ट्रेनिंग शुरू हो गई मार्शल आर्ट्स की, हमारे टाइम में नहीं होती थी क्योंकि वैली में इतने हैवीली डिप्लॉयड थे। अभी तो काफ़ी ट्रेनिंग हो रही है, तो था थोड़ा बहुत पर इतना ज़्यादा। तो मैं अपने आप को इतना सशक्त बनाना चाहता था कि मैं किसी के सामने नहीं झुकूँ। झुकने से मुझे बड़ी फौज में भी प्रॉब्लम थी और बाहर भी। बट देन यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ख्याल बहुत अच्छे हैं कि मैं नहीं झुकूंगा सामने, साले चाकू निकाल के 2 थप्पड़ मारेगा तो क्या करेगा, झुकना ही पड़ेगा तेरे को, है ना। तो बस वो हो जाएगा। तो फिर काबिलियत भी डेवलप करनी पड़ती है ना। तो वो मेरा बहुत वो था और उसके कारण मेरे को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। और कई बार ये जो इस तरीके के लोग आते हैं वो सामने वाले बंदे की आंखों में डर देख लेते हैं। वो बात आधे से ज़्यादा चीज़ें डिफ्यूज़ तब हो जाती हैं जैसे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है ना, जो आजकल की पॉलिसी की न्यूक्लियर पावर है, दोनों के पास न्यूक्लियर है तो नहीं करेंगे वो। पर अगर एक ही के पास एक ही बंदा न्यूक्लियर पावरफुल है तो वो दूसरे को दबाए। तो सेम इन छोटी लड़ाइयों में भी होता है। सामने वाले को आंखों में दिख जाता है कि भाई इसके साथ अपनी चलने नहीं वाली, और डर भी उतनी जल्दी आंखों में दिख जाता है तो वो तो और दबाता है। तो वो मैं आज तक मेरे साथ बैड एक्सपीरियंसेस कभी नहीं हुए। इतनी मैंने साइकिलिंग कर ली अफ्रीका में हर जगह। वो शायद इसका ये भी कारण होगा कि एक तो डिफ्यूज़ करनी आती है चीज़ें, दूसरा मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उतना मेरे में अभी भी, हालांकि मैं उतनी प्रैक्टिस नहीं करता, पर इतना तो वो 1 साल में इतना भर गया है अंदर कि मैं 1-2 लोगों को तो आराम से निपटा ही लूँगा, उसमें मुझे कोई शक नहीं। तो वो एक चीज़ जो कॉन्फिडेंस आती है वो आपको बहुत जगह लेके जाती है। तो वो उससे एक ये चीज़ मैंने सीखी कि भैया वन शुड नॉट काउंट द कॉस्ट जस्ट मॉनेटरीली, और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो वो वाला एक, तो ऐसे करके मतलब फिर मैंने वहाँ पे ताई ची, बाजी, 3-4 मार्शल आर्ट फॉर्म सीखे।
जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।